नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर में। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी सीडीपी की क्लास में। दोस्तों, सीडीपी में हम लोग अभिप्रेरणा पढ़ रहे थे। हमने अभिप्रेरणा से जुड़े कुछ सिद्धांतों के बारे में जाना था। हमने जो अभिप्रेरणा से जुड़े कुछ सिद्धांतों के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम सुनते ही आप सभी के मन में भी कहीं ना कहीं एक खिलखिलाहट उठ जाती है, कहीं ना कहीं सबके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। गेस करिए क्या? अभिप्रेरणा से जुड़ा हुआ टॉपिक है जिसे हम लोग आज जानने वाले हैं। अब सोचिए कि सबसे ज्यादा आप लोग कब अभिप्रेरित होते हैं? किसी चीज को करने का आपके अंदर सबसे ज्यादा मोटिवेशन कब आता है? ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है। गेस करना है आप लोगों को कि सबसे ज्यादा अभिप्रेरित आप कब होते हैं। तो सबसे ज्यादा आप और हम या फिर कोई भी व्यक्ति तभी अभिप्रेरित, मैक्सिमम तभी अभिप्रेरित होता है जब उसे पुरस्कार मिलने वाला हो। कब? जब वो उसको कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी जुगाड़ से यह बता दिया जाए कि अगर आप इस कार्य को अच्छे से करने में सक्षम हो गए, अच्छे से करने में आप सफलतापूर्वक इस कार्य को करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आपको पुरस्कृत करेंगे। अगर पुरस्कृत करने की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं हम सबसे ज्यादा खुद को अभिप्रेरित महसूस करते हैं। मीन्स वी फील हाईली मोटिवेटेड व्हेन देयर इज अ चांस ऑफ रिवॉर्ड। क्लास में जो उपाधि दी जाती है वो क्यों दी जाती है? कि आपको स्टार ऑफ स्टूडेंट ऑफ द वीक बना दिया गया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना दिया जाता है, क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है, किसी का कोच बना दिया जाता है, हेड बॉय बनाया जाता है, हेड गर्ल बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? आपको पुरस्कार देने के लिए, आपको एक मोटिवेशन होता है वो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पुरस्कार। क्या है? पुरस्कार। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, पुरस्कार। सब लोग आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे पुरस्कार। आज हम लोग जो पढ़ेंगे पुरस्कार और दंड, जिसका अभिप्रेरणा में बहुत ही ज्यादा रोल रहता है। पुरस्कार क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पुरस्कार यानी कि रिवॉर्ड। पुरस्कार यानी कि रिवॉर्ड आज का हमारा टॉपिक है। ये हेडिंग डाल लीजिएगा। अब जैसा मैंने आप सभी को बताया कि जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपको क्या मिलता है? पुरस्कार। और जो काम अच्छा होता है वो क्या होता है? वो होता है वांछनीय कार्य। और जब आपको पुरस्कार मिलता है तो क्या होते हैं? आप होते हैं मोटिवेटेड। तो यहीं से बन के आती है पुरस्कार की डेफिनेशन कि किसी वांछनीय कार्य के लिए दिया गया प्रोत्साहन। किसी वांछनीय कार्य के लिए दिया गया प्रोत्साहन क्या है? वो है आपका रिवॉर्ड या आपका पुरस्कार। चलिए लिखते हैं पुरस्कार की डेफिनेशन। किसी वांछनीय कार्य के लिए, किसी वांछनीय कार्य के लिए दिया गया प्रोत्साहन। किसी वांछनीय कार्य के लिए दिया गया प्रोत्साहन आपका क्या है? किसी वांछनीय कार्य के लिए दिया गया प्रोत्साहन आपका है रिवॉर्ड। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे क्लास में सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र को छात्रवृत्ति, कक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र को छात्रवृत्ति। समझ में आई बात? ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। आप सब ने एक चीज बहुत अच्छे से देखी होगी कि जो बच्चा क्लास में मैक्सिमम नंबर लेके आता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको किसी ना किसी रूप में रिवॉर्ड देते हैं, यानी कि पुरस्कृत करते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई ना कि क्लास में सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो क्या है?
वो है आपका पुरस्कार। तो किसी वांछनीय कार्य के लिए दिया गया प्रोत्साहन क्या है? पुरस्कार है। परिभाषा देख लेते हैं हम लोग, कुछ लोगों के अनुसार परिभाषाएं देखते हैं इनकी हम। तो रायबर्न ने क्या कहा है? रायबर्न के अनुसार क्या है इसकी परिभाषा? देखिए, ये तो हो गई आपकी एक जनरल आपकी एक डेफिनेशन हो गई, जिसे हम लोग हमने खुद से बनाया है आपको समझाने के लिए। रायबर्न ने कहा है पुरस्कार बालक में सर्वोत्तम कार्य करने की भावना जागृत करता है। सर्वोत्तम कार्य करने की भावना जागृत करता है। ठीक। जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग लेने वाले हैं, वो है आपकी हरलॉक साहब की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन लेने वाले हैं हम लोग? नेक्स्ट डेफिनेशन जो लेने वाले हैं वो है आपकी हरलॉक साहब की। हरलॉक साहब क्या कहते हैं कि किसी वांछनीय कार्य को सुखद सहचर्य से जोड़ना पुरस्कार है। क्या है? वांछनीय कार्य को सुखद सहचर्य के साथ जोड़ना। वांछनीय कार्य को सुखद सहचर्य के साथ जोड़ना। ठीक। एक और डेफिनेशन हम लोग लेते हैं। एक और डेफिनेशन है आपके सिवार्ड साहब की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन है? सिवार्ड साहब की। सिवार्ड की डेफिनेशन है, क्या कहती है इनकी डेफिनेशन? कि पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए क्या है? पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए संबंधित कार्य से सुखद स्मृति का संयोजन है। डालने के लिए संबंधित कार्य से सुखद स्मृति का संयोजन है। ठीक। समझ में आ रहा ना? पुरस्कार व्यवहार पर देखिए, अब एक एक चलकर एक एक डेफिनेशन को समझ लेते हैं। रायबर्न ने कहा है पुरस्कार बालक में सर्वोत्तम कार्य करने के लिए भावना जागृत करता है। देखिए, अगर हम आपके एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं किसी पुरस्कार के साथ जोड़ दें कि हाँ, अगर आप ये करेंगे तो आपको ये पुरस्कार मिलेगा, तो होता क्या है कि वहां पर आपके जो कार्य करने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं आप उस कार्य को और अधिक अच्छे से करते हैं। जो जैसे मान लीजिए अभी आपसे हम कह दें कि आपको पूरी क्लास देखनी है, आधे लोग बीच में छोड़ के चले जाओगे।
और अगर यही कह दिया जाए कि जो पूरी क्लास देखेगा, जो पूरी क्लास देखेगा उसके अकाउंट में जब क्लास खत्म होंगे 100-100 रुपए आ जाएंगे। अब वो 100-100 रुपए क्या है, आपके लिए पुरस्कार है। इतना टफ काम, इतना मेहनत का कार्य करने का पुरस्कार है वो 100 रुपए, कि जो जो जितने लोग भी क्लास के अंत तक बने रहेंगे उनको 100-100 रुपए उनके अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे कुछ लोगों के 15 लाख आए हैं, वैसे ही हमारे भी 100 रुपए आएंगे। तो इसलिए क्लास जरूर देखना है, पूरी देखना है। जब आप पूरी क्लास देखेंगे तो क्लास के अंत में जब क्लास खत्म होगी आप सबके अकाउंट में 100-100 रुपए आएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्लास छोड़ के नहीं जाना है, पूरी क्लास देखना है। तो यही है कि तब आपके अंदर जब पुरस्कार से जोड़ दिया जाता है तो कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करने की भावना जागृत होती है। यह कहा है रायबर ने। हरलॉक क्या कहते हैं, वांछनीय कार्य को सुखद सहचर्य के साथ जोड़ना। मींस जो काम आपको वांछनीय है, मतलब जो काम आपको करना है उसको एक सुखद सहचर्य के साथ जोड़ना, मतलब एक सुखद एक्सपीरियंस के साथ, एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस के साथ जोड़ना। शिवार्ड कहते हैं पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए, पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए संबंधित कार्य से सुखद स्मृति का संयोजन है। मींस आप जो भी कर रहे हैं उससे एक अच्छी मेमोरी को जोड़ना पुरस्कार है, उससे एक अच्छी मेमोरी को जोड़ना पुरस्कार है, ऐसा कहना है शिवार्ड साहब का। अब हम आप लोग उसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट जो भी लेना हो ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं पुरस्कार के प्रकार की, कि कितने प्रकार के होते हैं पुरस्कार। तो आपका जो पहला प्रकार है वो है मूर्त पुरस्कार। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं कि कितने प्रकार से आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। देखिए पहला जो प्रकार होगा पुरस्कार का वो क्या होगा, देखिए हम आपको कैसे कैसे पुरस्कार दे सकते हैं। या तो आपकी तारीफ करके, एक तरीका होता है बच्चों की क्लास में तारीफ कर दी जाए, उसे भी वो पुरस्कार समझते हैं। तो पहला तरीका हो गया कि हम आपकी तारीफ कर दें। दूसरा तरीका है, देखिए बच्चा तो यही समझता है कि अगर उसकी अच्छे से क्लास में तारीफ हो जाए तो उसे लगता है कि ये बहुत बड़ा पुरस्कार है उसके किसी भी छात्र के लिए। उस दिन तो समझ लीजिए उसका दिन बन जाता है अगर तारीफ हो जाए तो। और क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आपको पुरस्कृत किया गया है? और क्या क्या तरीके हैं? देखिए आपकी तारीफ की जा सकती है। ठीक है, आपको पेन कॉपी या फिर जो भी सामान है ऐसे वस्तुएं देकर आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। ऐसी वस्तुएं देकर आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। आपके लिए आप सब क्रिकेट मैच देखने में इंटरेस्टेड हैं, उस क्रिकेट मैच में कहीं ना कहीं जो ट्रॉफी दी जाती है वो किसी एक को तो मिलती नहीं है, वो सबको मिलती है ना, इकट्ठे सबको दे दिया जाता है। एक ट्रॉफी आई, ले आईपीएल सब देखते होंगे, इकट्ठे आती है बड़ी सी ट्रॉफी, एक कोई आगे लेके बैठ जाता है। जहां तक वैसे तो ये रूल होता है कि हाँ जो सबसे यंगेस्ट मेंबर होगा टीम में वो सबसे आगे लेके बैठता है। तो एक वो तरीका हो गया। दूसरा क्या हुआ आपका कि आपको व्यक्तिगत पुरस्कार दिया जाए। आपको जैसे आपको अकेले बुलाया जाए, सम्मान किया जाए आपका, आपको स्टेज पे बुलाया जाए और आपको कुछ पुरस्कार दिया जाए, मेडल या ट्रॉफी दी जाए। ठीक है, तो पुरस्कार के प्रकार दिखते हैं। जो पहला प्रकार होगा हमारा वो होगा आपका पेन गया अमूर्त। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। पहला प्रकार जो है हमारा वो है अमूर्त पुरस्कार। अमूर्त पुरस्कार। जो दूसरा है आपका, पहला हो गया हमारा अमूर्त पुरस्कार, दूसरा है आपका मूर्त पुरस्कार। मूर्त पुरस्कार। तीसरा जो आता है आपका सामूहिक पुरस्कार, जो पूरे समूह में दिया जाता है, सामूहिक पुरस्कार। सामूहिक पुरस्कार। और जो चौथा है आपका वो आता है आपका व्यक्तिगत पुरस्कार। मैंने एक एक करके सभी समझा दिए हैं आपको। जल्दी जल्दी से एग्जांपल्स बता दीजिए एक एक के। तो एग्जांपल्स लिख लेते हैं। क्यों भैया, एग्जांपल्स लिख लिया जाए?
देखिए अमूर्त पुरस्कार जो है, अमूर्त में क्या क्या आएगा? अमूर्त पुरस्कार जो है वो दिखती नहीं है, मतलब कोई सामान के फॉर्म में नहीं होती है, तो क्या होता है वो? अमूर्त आप सभी को पता है दिखता नहीं है। प्रशंसा। मूर्त पुरस्कार आप सभी को पता है, मूर्त में क्या आएगा? मूर्त में आपको पेन दे दें, कॉपी दे दें, या फिर कोई और वस्तु दे दें। ठीक है, ये हो गया मूर्त पुरस्कार। सामूहिक पुरस्कार जैसे क्रिकेट मैच में ट्रॉफी, क्रिकेट मैच ट्रॉफी, क्रिकेट मैच ट्रॉफी, भाई वो एक ट्रॉफी आती है और सबको मिलती है। फिर जो नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है आपका व्यक्तिगत पुरस्कार। तो व्यक्तिगत पुरस्कार में क्या क्या आता है? व्यक्तिगत पुरस्कार में क्या आता है? व्यक्तिगत पुरस्कार में आपका आता है जो आपको फर्स्ट आने पे क्लास में दिया जाए। आपने कोई कार्य अकेले कर डाला हो, फर्स्ट आने पर, क्लास में फर्स्ट आने पर आपको अकेले बुलाकर आपको अगर कोई पुरस्कार दिया जाता है तो यानी कि वो आपका व्यक्तिगत पुरस्कार है। क्या है? व्यक्तिगत पुरस्कार है। तो ये रहा आपका अमूर्त पुरस्कार, मूर्त पुरस्कार, सामूहिक पुरस्कार और व्यक्तिगत पुरस्कार। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ध्यान हम लोग देखते हैं कि पुरस्कार देते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पुरस्कार देते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो पुरस्कार देते वक्त ध्यान रखने योग्य बातें। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पुरस्कार देते वक्त ध्यान देने योग्य बातें, कि पुरस्कार दे रहे हैं उस टाइम पे हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ज्यादा पुरस्कार हो जाने से भी कुछ दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग को यहां रखना है। ठीक है, हो सके तो पहला, हो सके तो अमूर्त पुरस्कार, हो सके तो अमूर्त पुरस्कार को वरीयता दें, मतलब बच्चों की तारीफ करें, ताली बजवाएं, ये सारी चीजें करें, ज्यादा अच्छा रहता है। कोई भी बच्चा, कोई अलग दूसरा बच्चा इससे इंपैक्ट नहीं होता है, कोई दूसरा बच्चा जो है वो इससे इंपैक्ट नहीं होता है। चलिए, आप अमूर्त नहीं दे रहे हैं, अगर आप तारीफ करने वाली चीजें नहीं दे रहे हैं, ताली नहीं बजवा पा रहे हैं, आपको सामान ही देना है, तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तु दें, तो रहने दीजिए, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तुएं दीजिए। पढ़ाई लिखाई से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तु दें, पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तु दें। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है आपकी कि छोटी छोटी बातों के लिए पुरस्कार ना दें। छोटी छोटी बातों के लिए, नहीं तो उस पुरस्कार की कद्र नहीं रह जाएगी बच्चे को। अगर आप छोटी छोटी बातों के लिए बच्चे को पुरस्कार देने लगे, तो छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप उसके पुरस्कार देने लगे तो उसको पुरस्कार की कद्र नहीं रह जाएगी। पुरस्कार ना दें, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ डिजर्विंग करें, तभी पुरस्कार मिलना चाहिए। पुरस्कार लेने में मेहनत लगती है। पुरस्कार में अत्यंत छोटी धनराशि दें। अब आपने दे दिया, फर्स्ट क्लास के बच्चे ने क्लास में टॉप कर दिया, अब आपने दे दिया उसको 1 करोड़ रुपए उठा के, कौन बनेगा करोड़पति? ये लीजिए 5 करोड़, आपने क्लास में फर्स्ट आ गए। अब वो बच्चा आया है क्लास में फर्स्ट, वो पुरस्कार तो डिजर्व करता है क्योंकि उसने मेहनत की है। अब आप उसे उठा के 5 करोड़ रुपए दे देंगे तो क्या लगता है आपको, वो आगे फिर मेहनत करेगा? वो आगे पढ़ाई लिखाई करेगा? कभी नहीं करेगा। वो वहीं से पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा और उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए पुरस्कार में हमेशा छोटी छोटी धनराशियां देनी चाहिए।
पुरस्कार देने के हमेशा कुछ मानक होने चाहिए, क्राइटेरिया होनी चाहिए, ताकि इस बच्चे उसको लेके मेहनत तो करें कम से कम। भाई जब कुछ मानक रहेंगे तो कई बच्चे मेहनत करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उनमें से कोई एक आगे आएगा, उसको पुरस्कार दीजिए। नहीं तो कोई मानक नहीं बनाएंगे, कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा अगर आपका, तो फिर बच्चा वहां कैसे टारगेट करेगा। तो पुरस्कार देने के लिए कुछ पुरस्कार देने के कुछ मानक बनाएं, पुरस्कार देने के कुछ मानक बनाएं। नेक्स्ट है आपका पुरस्कार ये नहीं है कि हम टीचर जी के लड़के हैं तो पुरस्कार हम ही को मिलेगा, ये प्रिंसिपल मेरे पापा हैं पुरस्कार मुझे ही मिलेगा। तो पुरस्कार देते वक्त निष्पक्ष रहें। क्या करना है? निष्पक्ष रहना है। पुरस्कार देते वक्त निष्पक्ष रहें, पुरस्कार देते वक्त निष्पक्ष रहें। ठीक है, तो ये रही आपकी सभी पॉइंट्स। आपको ध्यान पुरस्कार देते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि हो सके तो अमूर्त पुरस्कार को वरीयता दें, पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तु दें, छोटी छोटी बातों के लिए पुरस्कार ना दें, पुरस्कार में अत्यंत छोटी धनराशि दें यानी कि बहुत कम पैसा दें, पुरस्कार देने के कुछ मानक बनाएं यानी कि कुछ स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए कि अगर आप इतना कर पाते हैं तभी आपको पुरस्कार दिया जाएगा। तो पुरस्कार देने के कुछ मानक बनाएं, पुरस्कार देते वक्त निष्पक्ष बने। मींस आप कोई भी वो आपका लगता हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, घर का हो, बेटा हो, बेटी हो, लेकिन आपके दिमाग में उस वक्त सिर्फ एक वो स्टूडेंट होना चाहिए, वो बच्चा हर बच्चे की तरह आपके सामने एक सामान्य बच्चा होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तभी आप निष्पक्ष बन पाएंगे और तभी आप एक सही व्यक्ति को, डिजर्विंग पर्सन को आप पुरस्कार दे पाएंगे। पुरस्कार से कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियां होती हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। देखिए अभिप्रेरणा से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, कोई अलग टॉपिक नहीं है। पुरस्कार, पुरस्कार के लाभ, हेडिंग डालिएगा पुरस्कार के लाभ। क्या है पुरस्कार से कुछ लाभ? जानते हैं हम लोग। पहली बात तो यही है कि पुरस्कार मिलता है तो हम सब लोग अभिप्रेरित होते हैं, भाई मोटिवेशन आता है हमारे अंदर। अगर हमको पुरस्कार मिलता है तो सबको पुरस्कार अच्छा लगता है। पुरस्कार के लाभ, पुरस्कार के लाभ, पहला लाभ जो क्या है वो है कि अन्य बच्चे इससे प्रेरित होते हैं कि इस बार तो इसने बाजी मार दी, अगली बार तो मुझे ही मिलेगा। अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा, अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा। भाई हम मान लीजिए इस वर्ष हमको पुरस्कार मिला तो मेरी क्या कोशिश होगी कि मेरा जो पुरस्कार है उसको मैं इस साल बनाए रखूं, इस साल मैं उसको बनाए रखूं, कोई मुझसे अगले साल छीन ना पाए। मतलब इस साल अगर मैंने क्लास में टॉप किया है तो यानी कि वो अब भाई मैंने स्टेज पे जाके पुरस्कार लिया कि क्लास 9th A से इनको पुरस्कार मिलता है। अब अगले साल जब हम 10th A में जाएंगे और वो पता चला वो पुरस्कार तो कोई और ले गया, अब हो गई भैया मेरी बेइज्जती। तो हमें मिला था तो हम तो इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। बाकी बच्चे जो क्लास में पढ़ने में अच्छे हैं उनका क्या काम होगा कि वो मुझसे इस पुरस्कार को छीनने की कोशिश करेंगे कि अगले साल तो बेटा तुम ले लिए हो, अगले साल तो हम ही को मिलेगा, अगले साल हम ही लेंगे ये पुरस्कार। समझ में आई बात? तो ये होता है पुरस्कार का लाभ। ये बच्चे को एक अच्छा बिहेवियर करने के लिए प्रेरित करता है। तो वांछनीय व्यवहार का, वांछनीय व्यवहार का, वांछनीय व्यवहार का पुनर्बलन, वांछनीय व्यवहार का पुनर्बलन होता है। मींस जो जैसा भी आपको एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है बच्चों से कि बच्चा अच्छा है तो ये एक अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छे से रहेगा, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार होगा उसका, तो उसके लिए एक बच्चे के लिए पुनर्बलन हो जाता है। जब उसको आप पुरस्कृत कर देते हैं तब वो बाध्य हो जाता है कि हाँ मैं, एक आइडियल बन जाता है वो कि हाँ मैंने ऐसा किया है तो मुझे ऐसा ही व्यवहार करना है। तो उस वांछनीय व्यवहार के लिए एक पुनर्बलन हो जाता है। कुछ हानियां भी होती है पुरस्कार की। ये हो गए आपके लाभ। सॉरी, हानियों की बात कर लेते हैं कि क्या क्या हानियां हैं।
हानियों की बात करते हैं तो कई कई बार क्या होता है कि इससे पक्षपात की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। क्या होता है? पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। पक्षपात की संभावना होती है। भाई अगर जरा सा भी कहीं पक्षपात हुआ तो हो सकता है कि किसी कोई डिजर्विंग बच्चा रहा हो, उसका दिल टूट जाए, उसको लगे अरे यहां तो कितनी भी मेहनत कर लो, कोई मेहनत की कदर यहां करने वाला नहीं है। तो पक्षपात की संभावना होती है। कई बच्चे पुरस्कार पाने के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग करने लगते हैं। यह भी पुरस्कार की एक कमी है कि कैसे भी हो बस मुझे मिलना चाहिए। तो अनैतिक साधनों का प्रयोग बहुत बार आपने सुना होगा, बोर्ड्स के पेपर में सुना होगा कि आता कुछ भी नहीं है, पापा देखिए पापा एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे, करा दिए अपने लड़के टॉप, बाद में भले ही जेल चले गए, वो बात तो अलग है, पकड़ गए तो जेल गए, ना जाते तो भैया जिंदगी भर के लिए टॉप था। तो यहां हो गया पक्षपात। यहां क्या हुआ? अनैतिक साधन का प्रयोग। पापा ने पास करा दिया, क्या हुआ? पक्षपात। आपने चीटिंग करके पास हुए हैं, यह हुआ अनैतिक साधन का प्रयोग। अधिगम में स्वाभाविक प्रेरणा की कमी पाई जाएगी। जो एक स्वाभाविक प्रेरणा होती है, जो इंसान के अंदर खुद से उत्पन्न होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी पाई जाएगी। तो अधिगम में स्वाभाविक, अधिगम में स्वाभाविक प्रेरणा की कमी, अधिगम में स्वाभाविक प्रेरणा की कमी पाई जाएगी। गला काट प्रतियोगिता का विकास हो जाता है। गला काट प्रतियोगिता, गला काट प्रतियोगिता, गला काट प्रतियोगिता का विकास मीन्स कोई जिए या मरे, हमें तो फर्स्ट आना है तो आना है। बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक चीज देखी गई है कि पुरस्कार की वजह से नैतिकता का हनन बहुत ज्यादा होता है, नैतिकता मर जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी डिमेरिट रहती है आपकी पुरस्कार की। ठीक है, पुरस्कार की क्या एक सबसे बड़ी कमी है कि नैतिकता को ये कहीं ना कहीं मारने लगती है। कि आजकल के समय में आप देखते होंगे कि कैसे भी हो, यही है गला काट प्रतियोगिता, कि कैसे भी हो सामने वाले के दर्द तकलीफ को समझते नहीं है, बस अपने को टॉप करना है। अब वो कैसे करना है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा पुरस्कार का टॉपिक। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग पुरस्कार के बाद जो सबसे बड़ी बात होती है, वो बात होती है सबसे मस्त वाली चीज, जो कि है दंड। नाम सुनते ही सबकी रूह कांप जाती है। आज गणित वाले मास्टर साहब आएंगे और दंड देंगे, मींस पनिशमेंट। दंड यानी कि पनिशमेंट। हेडिंग डाल लीजिएगा सब लोग, दंड। दंड यानी कि पनिशमेंट, दंड यानी कि पनिशमेंट। ठीक, अब अगर किसी वांछनीय कार्य के लिए वो प्रोत्साहन था तो क्या है ये? किसी अवांछनीय कार्य को दुखद याद से जोड़ना दंड है। किसी अवांछनीय कार्य मतलब जो वांछित ना रहा हो, मतलब जो अच्छा कार्य नहीं होता उसको बोलते हैं अवांछनीय। किसी अवांछनीय कार्य को दुखद याद से जोड़ना, जैसे चोरी करना, दुखद याद से जोड़ना। जैसे आपने चोरी की और पकड़े गए और ले सुतैया सुतैया सुतैये सुतैया हो रही है आपकी, तो वो क्या हुआ? किसी एक अवांछनीय कार्य किया आपने, उसको आपकी पिटैया हो गई, ये हुआ आपको आपने उसको अपनी एक दुखद याद से जोड़ा, यही है आपके लिए दंड। डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं हम लोग कि थॉमसन ने क्या कहा है। ये हो गई जनरल डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं थॉमसन की, कि क्या कहते हैं आपके थॉमसन महोदय।
थॉमसन ने कहा है कि दंड दंड क्या है? दंड एक साधन है, दंड एक साधन है जिसके द्वारा, दंड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य को दुखद, अवांछनीय कार्य को दुखद भावना से जोड़कर, दुखद भावना से जोड़कर उसे दूर करने का, उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है, उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। यह रही आपकी थॉमसन की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग लेने वाले हैं हरलॉक साहब की। किसकी डेफिनेशन है? हरलॉक। किसी अवांछनीय, किसी अवांछनीय कार्य को, किसी अवांछनीय कार्य को दुखद सहचर्य से जोड़ना, दुखद सहचर्य से जोड़ना दंड है। किसी अवांछनीय कार्य को दुखद सहचर्य से जोड़ना दंड है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग लेंगे वो है सदरलैंड की। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग किसकी लेने वाले हैं? सदरलैंड। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी सदरलैंड की। क्या कहते हैं सदरलैंड साहब? क्या है? दंड, दंड वह कष्ट या पीड़ा है जो जानबूझकर, जो जानबूझकर दी जाती है, जो जानबूझकर, जो जानबूझकर दी जाती है। किसी जानबूझकर दी जाती है तथा किसी, तथा किसी, तथा किसी ऐसे मूल्य द्वारा, तथा किसी ऐसे मूल्य द्वारा उचित, ठहराई जाती है, तथा किसी ऐसे मूल्य द्वारा उचित ठहराई जाती है जो उस दंड या पीड़ा में, जो उस दंड या पीड़ा में छिपी होती है। एक एक करके समझेंगे, परेशान नहीं होना है कि सर ये क्या कह गया, इतनी बड़ी बात। बात बड़ी है, बात गहरी भी है। जो दंड या पीड़ा में छिपी होती है, जो किसी दंड या पीड़ा में छिपी होती है। देखिए सारी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, फिर हम लोग एक एक करके इन पे चर्चा करेंगे। एक और डेफिनेशन हम लोग ले लेते हैं। वो एक और डेफिनेशन जिसकी हम लोग लेने जा रहे हैं वो है सेना की। सेना वो वाली सेना नहीं, सेना एक व्यक्ति है। सेना, ये एक व्यक्ति है, आप वाली सेना नहीं है। आर्मी पूरी मत ले आइएगा कि सेना ने कहा है, एक व्यक्ति है।
दंड एक सामाजिक दंड एक सामाजिक निंदा है। दंड एक सामाजिक निंदा है जिसमें जरूरी नहीं कि कष्ट या पीड़ा सम्मिलित हो। चलिए अब एक एक करके इस डेफिनेशंस को देख लेते हैं। दंड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य को दुखद भावना से जोड़कर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। दंड क्या है? दंड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य को, मतलब जो कार्य नहीं होना था उस भावना से जोड़कर, अवांछनीय कार्य को दुखद भावना से जोड़कर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक अवांछनीय कार्य या चोरी कर ली, ठीक है, अब उसको पिटाई वाले एक दुखद सहचर्य से जोड़ा जाता है ताकि अब आप फ्यूचर में वैसी गलती फिर कभी ना करें। तो यही कहता है आपका थॉमसन साहब का सिद्धांत कि दंड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य को, मतलब चोरी जैसे कार्य को दुखद भावना, पिटाई वाली दुखद भावना से जोड़कर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। हार्लॉक ने भी यही कहा है, किसी अवांछनीय कार्य को दुखद सहचर्य से जोड़ना दंड है। सदरलैंड की बात करते हैं, दंड व कष्ट या पीड़ा है। दंड व कष्ट या पीड़ा है जो जानबूझकर दी जाती है। सही बात है, आपको दंड जानबूझकर दिया जाता है तथा किसी ऐसे मूल्य द्वारा उचित ठहराई जाती है जो उस दंड या पीड़ा में छिपी होती है। आपको दंड दिया जाता है, फिर आपको ईमानदारी की एक भावना सिखाई जाती है, तो उस दंड में क्या छिपा होता है? ईमानदारी छिपी होती है। आपको वहां पर हमारा उद्देश्य दंड देकर आपको पीड़ा पहुंचाना नहीं है, आपको ईमानदारी की वो जो भावना है वो सिखाना हमारा उद्देश्य था। ये कहते हैं सदरलैंड साहब। सिन्हा साहब क्या कहते हैं कि दंड एक सामाजिक निंदा है। दंड एक सामाजिक निंदा है जिसमें जरूरी नहीं, दंड एक सामाजिक निंदा है जिसमें जरूरी नहीं कि कष्ट या पीड़ा सम्मिलित हो, जिसमें जरूरी नहीं कि कष्ट या पीड़ा सम्मिलित हो। ठीक है, कि समाज में हम आपकी बुराई कर दें, चारों ओर आपकी बदनामी कर दें, तो वो भी आपके लिए एक दंड है। जरूरी नहीं कि आपको हम लेके बेत और 4 बेत लगाएं तभी वो दंड होगा। आपकी 4 लोगों से बुराई कर दें, आप रोड पे चले 4 आदमी, मैं पता नहीं कौन जा रहा है, गंदा आदमी, पता नहीं कैसे कैसे काम करता है, तो वो भी आपके लिए एक दंड होगा। जरूरी नहीं कि आपको मारे पीटे तभी वो एक दंड है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम साइड हो रहे हैं, फिर इसको हटाएं, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़े। बात करने वाले हैं हम लोग दंड के प्रकार की। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, यानी कि दंड के प्रकार की। एक दंड है जिसका नाम सुनते ही जैसे हम दंड नाम लेते हैं, आप लोग के सबके दिमाग में वो दंड आ जाता है, तो वो कौन सा है? बताइए कौन सा दंड है? बाबा रामदेव वाला दंड नहीं है। बाबा रामदेव की बात तरफ कोई नहीं जाएगा कि सर एक बाबा रामदेव वाला दंड होता है। हम उस दंड से सेहत बनती है, इस दंड से सेहत अच्छे अच्छों की खराब होती है। तो दंड के प्रकार, हेडिंग डालिएगा, दंड के, दिख रहा है, दंड के प्रकार, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट या टाइप्स ऑफ दंड। पहला है आपका शारीरिक दंड। पहला क्या है? शारीरिक दंड। हम सभी इस दंड से परिचित हैं। दंड नाम लिया तो सब लोग एक इसी दंड पे आ जाते हैं, बाकी दंड से तो कोई लेना देना होता ही नहीं है, और इसी से लेना देना नहीं होता है। और यही दंड ऐसा दंड है जो हमारे यहां निषिद्ध है। किसी को शारीरिक दंड देना
हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। रिस्ट्रिक्टेड दंड है आपका शारीरिक दंड। दूसरा है आपका आर्थिक दंड, मतलब अगर आपकी संपत्ति जब्त कर ले, मान लिया आपने बैंक से फोर्जरी करी, उसने आपकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, तो वो हो गया आपका आर्थिक दंड। मानसिक दंड, मानसिक दंड, मानसिक दंड मतलब आपको हम मेंटली टॉर्चर करें, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, मानसिक दंड। चौथा आता है आपका मनोवैज्ञानिक दंड, मनोवैज्ञानिक दंड। पांचवा सामाजिक दंड। अच्छा, सामाजिक दंड में कौन सा दंड आता है? आपको समाज से बहिष्कृत कर दें, आपको हम हमारे यहां कोई फंक्शन पड़े, हम आपको ना बुलाएं, आपको ना पूछें, नहीं, आपको ऐसे पूरा समाज मिलके बहिष्कृत कर दे कि नहीं, ये आदमी समाज में उठने बैठने लायक अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए इसे कोई नहीं बुलाएगा अपने घर पे। आप अपने काम से काम रहने लगे, लोगों, चार लोगों के बीच में रहते हो, आपको कोई इज्जत की भावना ना हो, तो वहां पर क्या होगा आपके लिए? वो एक प्रकार का सामाजिक दंड होगा। क्या होगा आपके लिए? एक प्रकार का सामाजिक दंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शारीरिक दंड आप सभी जानते हैं निषिद्ध है। आर्थिक दंड आप सभी जानते हैं कि जब आपको प्रॉपर्टी में कुछ पैसों से रुपए से आपको कोई हानि पहुंचाई जाए तो आर्थिक दंड। मानसिक दंड जब आपको मेंटल टॉर्चर किया जाए, साइकोलॉजिकली आपको जब टॉर्चर किया जाए तो मनोवैज्ञानिक दंड। सामाजिक दंड जब आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए। अब दंड के कुछ फायदे होते हैं और कुछ हानियां होती हैं। कभी दंड मिलना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से कभी दंड देना ही नहीं चाहिए। तो दंड के कुछ लाभ हैं और दंड से कुछ हानियां हैं। तो अब हमको वही जानना है कि दंड से क्या लाभ है। दंड से क्या लाभ है? इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि दंड से क्या लाभ है। आज आप लोग दंड पढ़ रहे हैं और वो भी पढ़ कर दंड से लाभ, मतलब जिस चीज को बस से बचपन से नफरत करते आए हैं, आज उसके लाभ पढ़ेंगे आप। पहला क्या है? अनुशासन की भावना। इससे बहुत ज्यादा, कितनों क्लास का शरारती बच्चा हो, 2 चक्कर ठोक दो, फिर देखो एकदम टीचर देखेगा अपनी लाइन पे। मैथ्स वाले सर की क्या इमेज होती है? देखते ही सब लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि जानते हैं सवाल पूछेगा, बता पाएंगे नहीं तो कूट दिए जाएंगे। तो यानी कि अनुशासन की भावना आती है दंड से। आप कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं, उस पर रोक लगती है। अवांछनीय व्यवहार पर, अवांछनीय व्यवहार पर रोक लगती है। अवांछनीय व्यवहार पर रोक लगती है। और तीसरा एंड फोरमोस्ट आप सबके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कूटे जाएंगे और बाकी सीख जाएंगे। समझ में आई बात? आप कूटे जाएंगे, बाकी सीख जाएंगे। अन्य के लिए सबक। देखिए, हमारे देश में जो कठोरतम सजा है वो इसीलिए दी जाती है, कठोर से कठोर सजा इसीलिए मांग की जाती है, इसलिए नहीं कि इसको तकलीफ हो, इसलिए मांग की जाती है कि अन्य के लिए भी ये सबक हो जाए कि अगर कल को चल के हम भी ऐसी गलती करेंगे तो हमको भी ऐसी ही सजा मिल जाएगी। अब दंड है तो दंड से कुछ हानियां तो जरूर होती हैं। चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर दंड से फायदों की बात किया गया है तो दंड से हानियों की बात कर लेते हैं। क्या क्या हानियां हैं? सबसे पहली हानि जो है आपकी, वो है दुश्मनी की भावना का विकास। दुश्मनी, पेन चेंज कर देते हैं, दुश्मनी की भावना का विकास। हमने आपको दंड दिया, आप कह रहे हैं सर आज बाहर मिलो। किसी दोस्त ने मार दिया या फिर किसी और ने कुछ कह दिया, भले ही आपके अच्छे वाह के लिए कह दिया, मोहल्ले में किसी ने कुछ कह दिया, आप गाड़ी तेज चला रहे थे, उसने आपको डांट दिया, मिलो तुम बाहर, आज देखते हैं तुमको। पेट लाइन हो गई आप लोगों के लिए। कुछ लोग क्या होते हैं, कहा जाता है कि दंड मिलने पर भी अपराध नहीं रुकता है। चलिए अभी इसको एक गजब सा एग्जांपल बताते हैं आपको। दंड पर भी अपराध ना रुकना।
दंड पर भी, मिलने पर भी अपराध का ना रुकना। अच्छा, आप सब ने सुना होगा कि बचपन में जब आप सब कूचे जाते थे तो कूचे तो जाते ही थे, साथ ही साथ क्या होता था कि कहीं ना कहीं आपको जो कोई बड़ा बुजुर्ग घर में होता था वो कहता था बच्चे को दिन भर ना मारो नहीं तो ये मजबूत हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है कि जब आपको रेगुलर कहीं ना किसी चीज के लिए दंड मिलता रहता है, आप इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उस दंड का कोई असर नहीं होता है। तो दंड मिलने पर भी आप कहते हैं हटाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मारेंगे ही तो, खा लेंगे मार, लेकिन हम ये काम करेंगे तो करेंगे। यही होता है कि दंड मिलने पर भी अपराध नहीं रुकना। तो अधिक दंड भी उचित नहीं होता है, ये एक हानि है दंड की कि दंड मिलने पर भी अपराध ना रुके, कोई बड़ी चीज नहीं है। दुश्मनी की भावना का विकास हो जाता है। दंड से लाभ क्या है, अनुशासन की भावना आती है, अवांछनीय व्यवहार पर रोक हो जाती है, अन्य के लिए सबक हो जाता है। तो ये रहा आपका दंड और पुरस्कार कंप्लीट टॉपिक। क्या रहा, दंड और पुरस्कार। इसी के साथ दंड और पुरस्कार के साथ ही साथ आपका टॉपिक अभिप्रेरणा भी खत्म हुआ। अभिप्रेरणा में अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बचता है। तो फिर आज के लिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।